सर, हम बात कर रहे थे आखिरी क्लास में कि एक्सचेंज रेट क्या होता है और एक्सचेंज रेट जो है उसकी वजह से करंट अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट आता है। आप मुझे क्विकली ये रिवाइज करवा सकते हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होता था? एक्सचेंज रेट हमने क्या कहा था? नहीं, हमने ये डेफिनेशन तो नहीं पढ़ी थी। चेंज कितना आता है? चेंज ना आए तो एक्सचेंज रेट नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान का आज सऊदी रियाल से कोई जो वैल्यू है उसमें उसके अगेंस्ट चेंज नहीं आ रहा, तो क्या एक्सचेंज रेट होगा ही नहीं? सर, एक्सचेंज रेट होता है एक करेंसी की वैल्यू किसी दूसरी करेंसी के टर्म्स में। कि अगर मैं एस ए आर की बात कर रहा हूँ तो एस कितने एस ए आर एक पी के आर के बराबर होंगे और कितने पी के आर एक एस ए आर के बराबर होंगे। कोई सी भी दो करेंसीज आप ले सकते हैं, लेकिन किसी एक करेंसी की वैल्यू किसी दूसरी करेंसी के टर्म्स में। अगली हमने ये बात की थी कि ठीक है, ये एक्सचेंज रेट है, तो ये एक्सचेंज रेट जो है मिसाल के तौर पे मैं कह लूँ जी कि 60 पी के आर 60 जो हैं वो एक सऊदी रियाल के बराबर हैं। अच्छा, फिर हमने ये कहा था कि अगर ये एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट करता है पी के आर के लिए या एस ए आर के लिए, तो उन रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। कि मिसाल के तौर पे पी के आर अप्रिशिएट कर जाता है तो पाकिस्तान में एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा या इम्पोर्टर्स को फ़ायदा होगा, और क्यों होगा। इसी तरह अगर ये डेप्रिशिएट कर जाता है तो एक्सपोर्टर्स या इम्पोर्टर्स में से किसको और क्यों फ़ायदा होगा, ये हमने यहाँ पे ये सिनेरियो ड्रॉ किया हुआ है और उसमें ये लिखी हुई है बात। एक और बात जो इस सारी बात के अराउंड समझने की है वो ये है कि ये एक्सचेंज रेट चेंज कैसे होता है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कॉज द एक्सचेंज रेट टू फ्लक्चुएट। किसी भी इकोनॉमी का, मिसाल के तौर पे आप सऊदी रियाल का और यूएस डॉलर का निकाल के देख लें, पिछले काफ़ी सारे अरसे से कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं होता। तो क्यों है कि सऊदी रियाल जो है वो तो डॉलर के अगेंस्ट चेंज नहीं होता और जो पी के आर है ये डॉलर के अगेंस्ट चेंज होता है। तो सर, उसकी वजह यह है कि हमारी एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन के तीन मेथड्स हैं। सबसे पहला जो हमारा होता है उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। सबसे पहला मेथड कहलाता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। दूसरा हमारे पास मेथड कहलाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, और तीसरा इन दोनों के दरमियान में होता है उसको हम कहते हैं मैनेज्ड फ्लोट। अब ये क्या होते हैं मैनेज्ड फ्लोट? सर, एक्सचेंज रेट जो है इससे अभी हमें मिसाल के तौर पे पी के आर की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती रहती है, तो अब हम देखते हैं कि आइंदा आने वाले अरसे में पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू जो है वो मज़ीद गिरेगी या बढ़ेगी, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो अब हम देखते हैं। सर, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है कि आपने एक्सचेंज रेट डिटरमिन करना है सिंपली बाय डिमांड एंड सप्लाई। कि एक करेंसी की दूसरी करेंसी की टर्म्स में कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, उससे हम एक्सचेंज रेट निकालेंगे। डिमांड सप्लाई से किस तरह निकलेगा? सर, हमने सिंपल सी एक डायग्राम देखी हुई है। हमारे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी आ जाती है, हमारे वाई एक्सिस पे प्राइस आ जाती है, हमारे पास एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है जो ये बता रहा होता है कि जितनी प्राइस कम होती जाएगी लोग ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीदने के लिए तैयार होंगे, और जितनी प्राइस ज़्यादा होती जाएगी क्वांटिटी जो लोग ख़रीदने के लिए तैयार हैं वो कम है। इसी तरह सप्लाई जो है ये आता है, ये हमें ये बता रहा होता है अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर, किसी चीज़ की जितनी ज़्यादा प्राइस होगी उतनी ज़्यादा सप्लायर्स जो है वो सप्लाई करने के लिए विलिंग होंगे। अच्छा, अब एक्सचेंज रेट के केस में क्या होता है सर कि ये डिमांड और सप्लाई जो होती है ना, ये किसी करेंसी की होती है। डिमांड और सप्लाई करेंसी की होती है, और जिस पॉइंट पे करेंसी की डिमांड और सप्लाई मीट कर जाए वो आपका एक्सचेंज रेट होता है, और उतनी करेंसी की क्वांटिटी जो है वो मार्केट में आपकी अवेलेबल होती है। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम पॉइंट ही हम एक करेंसी का कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और इसमें अब मुझे साफ नज़र आ रहा है कि इसकी अगर मैं मल्टीपल कॉपीज़ बना लूँ पहले।
ठीक है, यहाँ बना लेते हैं, इसको फिर मूव कर लेंगे, अच्छा नीचे ले आते हैं। ठीक है जी, कि हमारा ये इनिशियल पोजीशन थी। इस इनिशियल पोजीशन में अगर हमारी डिमांड बढ़ जाए तो क्या होगा? सर डिमांड बढ़ जाएगी तो हमारा डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। डिमांड कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो उसमें अब मुझे ये पता चल रहा है कि नया मेरा इक्विलिब्रियम E1 पे आ गया है और मेरा एक्सचेंज रेट जो है वो इंक्रीज़ कर गया। तो इससे ये पता चला कि करेंसी की अगर डिमांड बढ़ जाए तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तो आपकी करेंसी जो है वो एप्रिशिएट कर जाएगी। अगर आपकी करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी तो आपकी करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी। लिख लें बेशक ये कि if demand of a currency increases the value would appreciate and if demand of the currency decreases the value of currency would depreciate. Increases the value would appreciate would appreciate। ये बातें हम पहले वैसे कर चुके हैं, ये तो आपको खुद से लिखना चाहिए। Demand of the currency if it decreases the value would depreciate. The value of currency would depreciate. किसी भी करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी, पीकेआर की डिमांड बढ़ जाएगी तो पीकेआर की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर पीकेआर की डिमांड कम हो जाएगी तो पीकेआर की वैल्यू कम हो जाएगी। यूएसडी की डिमांड बढ़ जाएगी तो यूएसडी की वैल्यू बढ़ जाएगी। सऊदी रियाल की डिमांड बढ़ जाएगी तो सऊदी रियाल की वैल्यू बढ़ जाएगी। और दूसरा हमारे पास होता है सप्लाई। तो सऊदी रियाल की अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो उसका मतलब ये है कि सऊदी रियाल की एक्सचेंज रेट जो है वो कम हो जाएगा, एक्सचेंज रेट गिर जाएगा। इसी तरह सऊदी रियाल की अगर सप्लाई इसकी कम हो जाएगी तो इसका एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट कर जाएगा। अब सप्लाई और डिमांड में एक तो तरीका ये है कि गवर्नमेंट मनी कितना प्रिंट कर रही है और कितना मार्केट में अवेलेबल है, वो हम A2 की इकोनॉमिक्स में देखेंगे। अभी जो हमने इसका पोर्शन देखना है, जो आसान और सादा पोर्शन है कि ट्रेड की वजह से इस पर क्या इम्पेक्ट होता है, तो उसमें अब ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी करेंसी की सप्लाई और डिमांड कहाँ से आती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में अगर मैंने देखना है जी कि यूएसडी की सप्लाई कहाँ से आती है और पाकिस्तान में यूएसडी की डिमांड जो है वो क्यों होती है, जी मुझे बताएंगे। पाकिस्तान में डॉलर की सप्लाई कहाँ से आती है? सर पाकिस्तान में डॉलर की सप्लाई आती है सबसे पहले तो एक्सपोर्ट की वजह से। आप कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे आपको उसकी कीमत डॉलर में मिलेगी, आपके पास डॉलर आ जाएंगे, डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी तो आपका डॉलर का रेट कम हो जाएगा, पीकेआर का डॉलर के अगेंस्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा, या पीकेआर में डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डॉलर की सप्लाई बढ़ गई है। और कहाँ से आती है सर डॉलर की सप्लाई? सर ये जो हाँ उस पर अभी बाद में आते हैं। और हमारे पास ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं वो जो रेमिटेंसेस भेजते हैं, रेमिटेंस जो है ये आपकी फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज़ करती है। जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से डॉलर भेज रहे हैं उसकी वजह से डॉलर पाकिस्तान में उसकी सप्लाई इंक्रीज़ होगी। इसी वजह से जब रेमिटेंसेस ज़्यादा होती हैं तो आपका डॉलर का रेट कम हो जाता है पाकिस्तान में।
सर तीसरा आपके पास डॉलर की सप्लाई का सोर्स होता है इन्वेस्टमेंट। बाहर से दूसरे मुल्क पाकिस्तान में अगर कारोबार के लिए इन्वेस्ट करें तो उससे भी पाकिस्तान में डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी। सीपेक एक एग्जांपल है, कोई मेरे ख्याल से 40 अरब डॉलर से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है, पता नहीं 60 अरब की 40 अरब की, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन बड़ी एक इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह और भी कोई बिजनेस पाकिस्तान में अगर इन्वेस्ट करता है तो अच्छा, ये सारे फैक्टर्स वो हैं कि अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, रेमिटेंसेस बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी तो पाकिस्तान, हाँ जी, अगर एक्सपोर्ट, रेमिटेंस और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी और डॉलर सस्ता होगा। अगर एक्सपोर्ट, रेमिटेंस या इन्वेस्टमेंट जो है ये कम हो, जी, अगर ये एक्सपोर्ट, रेमिटेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी तो आपकी डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी और एज अ रिजल्ट एक्सचेंज रेट जो है वो ऊपर चला जाएगा डॉलर का। अच्छा, एक और तरीका है लोन्स का कि आप बाहर से लोन्स ले लें तो उसके रिजल्ट में आपकी इकोनॉमी में डॉलर की सप्लाई इंक्रीज कर जाती है, एक बात। और पांचवा तरीका ये है कि लोग बाहर से डॉलर लाके आपके बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट करवा दें। मिसाल के तौर पे सऊदीया ने पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में कोई 3 अरब डॉलर जो हैं वो रखवाए हुए हैं, ठीक है। उनको वो मेरे ख्याल से कुछ वो कहा हुआ है इंटरेस्ट रेट का कुछ है, क्योंकि इंटरेस्ट फ्री तो आई डोंट थिंक कि कोई वो ट्रांजैक्शन होती है। हम ये आगे देखेंगे कि ये फैक्टर्स जो हैं, अब हमें पता चल गया ना कि सप्लाई कहाँ कहाँ से आती है, तो अब तरीके देखेंगे कि आगे एक्सपोर्ट को बढ़ाने का अलग तरीका है, रेमिटेंस को बढ़ाने का अलग तरीका है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का अलग तरीका है, लोन नया लेने के अलग मैकेनिज्म है, डिपॉजिट्स नए अपने पास करवाने के अलग मैकेनिज्म है। पता तो चल जाए कि सप्लाई आती कहाँ कहाँ से है। अब दूसरी बात यह है कि डॉलर की डिमांड क्यों होती है। डॉलर की डिमांड, अब पाकिस्तान में तो कोई चीज़ डॉलर में बिक नहीं रही, तो डॉलर की डिमांड जितनी भी होगी वो अगर आपने पाकिस्तान से बाहर कुछ खरीदना है तो उसके लिए होगी। तो सबसे पहली बात तो जनाबे वाला आपके पास डॉलर की डिमांड होगी इंपोर्ट्स के लिए, ठीक है जी। दूसरी आपके पास डॉलर की डिमांड हो सकती है इंपोर्ट्स में, आप गुड्स इंपोर्ट कर लें, सर्विसेज इंपोर्ट कर लें, कुछ भी अगर आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उन लोगों को डॉलर में पे करना पड़ेगा। दूसरा जनाबे वाला, अगर यहाँ पे कोई एक्सपेट्रिएट्स बैठे हैं या आपके पास रेमिटेंसेस स्लैश, रेमिटेंस तो पाकिस्तान से पता नहीं इतनी जाती हैं या नहीं, डिविडेंड रिपेट्रिएशन जो है ये एक चीज़ होती है। डिविडेंड रिपेट्रिएशन क्या होती है, ये जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, जब ये अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न कमाएंगे तो वो जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसको रिटर्न वो वापस चाहिए, तो वो क्या करेंगी कंपनीज, वो अपनी होम कंट्री में डिविडेंड रिपेट्रिएट करेंगी। जी, तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो फाइनेंशियल अकाउंट में आती हैं और जो उस पे इनकम अर्न कर रहे होते हैं वो हमारी करंट अकाउंट में आ रही होती हैं, ठीक है जी। और कोई वजह कि हमारी, आपके पाकिस्तानी जो हैं ये ओवरसीज़ घूमने फिरने जाएंगे, ओवरसीज़ एजुकेशन के लिए जाएंगे, ठीक है। तो लेजर ट्रिप्स या एजुकेशन, लेजर ट्रिप्स या एजुकेशन, अच्छा ये दोनों फॉरेन हैं, लोकल लेजर ट्रिप्स की वजह से ये नहीं होगा। आप डॉलर लेते हैं ना, आप कहते हैं मैंने बाहर स्पेंड करना है, आप डॉलर, तो डॉलर की डिमांड वहाँ बढ़ जाएगी जहाँ भी करेंगे। वैसे तो डिफरेंट होता है, कुछ कैरी करने होते हैं आपने, कुछ आप वहाँ ले जाके कन्वर्जन करवा लें, लेकिन जहाँ भी करेंगे डिमांड तो बढ़ रही है ना, ठीक है। अच्छा, ये हो गई बात, ये हो गई।
तो सर ये सारे फैक्टर्स हैं, इनमें आप कोई सा भी फैक्टर देख लें कि इनके बैलेंस की वजह से आपको पता चलेगा कि आपका एक्सचेंज रेट क्या है। आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, डॉलर सस्ता हो जाएगा। इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, डॉलर महंगा हो जाएगा। आपके मुल्क में जो रेमिटेंसेस आ रही हैं वो अगर बढ़ जाएंगी, डॉलर सस्ता हो जाएगा। हाँ जी। जी। जी, एक्सचेंज रेट। इसी तरह जिस तरह सप्लाई इंक्रीज कर सकती है, सप्लाई डिक्रीज भी कर सकती है। जिस तरह डिमांड इंक्रीज कर सकती है, डिमांड डिक्रीज भी कर सकती है। ठीक है जी। तो नेट इम्पैक्ट जो है, हाँ जी लिख लें। सप्लाई इंक्रीज होगी तो आपका एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, या आपकी करेंसी जो है, अच्छा एक्सचेंज रेट कम होने का मतलब ये है कि आपकी करेंसी अप्रिशिएट कर रही है। ये सप्लाई ऑफ डॉलर बढ़ने से एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर कम हो जाएगा। तो एक्सचेंज रेट डॉलर का कम होने का मतलब ये है कि आपकी करेंसी पीकेआर जो है वो अप्रिशिएट कर रही है। हाँ, ये याद रखें कि अगर आपने उस सप्लाई के मैकेनिज्म से याद रखना है ना, तो सप्लाई बढ़ने से तो चीज़ की प्राइस कम होती है, लेकिन किस चीज़ की प्राइस कम होगी? वो डॉलर की प्राइस कम होगी, और डॉलर की प्राइस कम होने का मतलब ये है कि पीकेआर अप्रिशिएट कर रहा है। ठीक है। इसी तरह इसका रिवर्स केस जो है वो भी अगर हम लिख लें कि अगर सप्लाई कम होती है तो फिर क्या होगा? यहाँ वाला सप्लाई कम होगी तो आपका एक्सचेंज रेट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। सप्लाई ऑफ डॉलर कम होगी तो एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर इंक्रीज कर जाएगा, या इन अदर वर्ड्स पीकेआर डेप्रिशिएट कर जाएगा। समझ आ गई? डिमांड का भी इसी तरह लिख लेते हैं कि जनाबे वाला डिमांड ऑफ डॉलर अगर इंक्रीज कर जाएगी तो फिर एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर भी इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरह डिमांड ऑफ डॉलर अगर कम हो जाएगी, आप इंपोर्ट्स अपनी कम कर दें, आप रेमिटेंसेस जो पाकिस्तान से बाहर डिविडेंड रिपेट्रिएशन जा रही है वो कम कर दें, आप फॉरेन ट्रिप्स जो अपने करते हैं, फॉरेन एजुकेशन आप करते हैं, वो आप कम कर दें, तो जनाबे वाला आपकी एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर जो है वो भी कम हो जाएगा, यानी पीकेआर अप्रिशिएट कर जाएगा। अच्छा सर, ये तो हमने सारी बात। जी। हम्म। हम्म। सर उसमें बात ये है कि हमने कल ये चीज़ पढ़ी थी कि पहली बात तो ये है कि हमने डॉलर सस्ता करना भी है या नहीं। पहली बात तो ये देखें ना, क्योंकि डॉलर अगर आपका महंगा हुआ है तो आपके एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा है। एक्सपोर्टर आपके ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो आपने अपने एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा देना है या अपने इम्पोर्टर्स को फ़ायदा देना है? अमेरिका ने कई साल तक वो चाइना के पीछे पड़ा रहा है कि ये चाइना जानबूझ के इसने अपनी करेंसी डीवैल्यू की हुई है। इससे कहें कि ये अपनी करेंसी रीवैल्यू करे। क्यों? क्योंकि जब तक चाइना की करेंसी डीवैल्यू हुई हुई है तब तक चाइना की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, लोगों को सस्ती पड़ रही हैं चाइना की एक्सपोर्ट्स, वो खरीद रहे हैं, और चाइनीज एक्सपोर्टर्स को फायदा हो रहा है, उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। आपकी करेंसी सीधी बात है ना भाई, अगर डॉलर 250 रुपए का है और डॉलर जो है 270 रुपए का है, एक्सपोर्टर को तो तभी $1 की वो चीज़ बेच रहा है, उसको तो तब ज़्यादा पैसे मिलेंगे जब डॉलर 270 का है। वो तो चाहेगा कि डेप्रिशिएट हो। हाँ हाँ, वो आपकी कॉस्ट पुश, उसकी वजह से अगर आप इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं तो वो आपने इंपोर्ट्स की डिपेंडेंसी अपनी कम करनी है। आपने अपनी इम्पो लगाए ना, लगाए ना टाइम, लगाए टाइम। हम्म। अच्छा, ये वाली चीज़ जो है ना, ये हम अभी ये थोड़ी देर में ये देखेंगे। ये जो टाइम लग रहा है वाली आपने बात की है ना, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, ये अभी हम ज़रा सी देर में ये देखते हैं। बात ये सर, आपके जब आपने मुल्क चलाना होता है, जब आपने इकोनॉमीज चलानी होती है, तब आप अपने शॉर्ट टर्म गेन्स नहीं देख रहे होते,
आप लॉन्ग टर्म में देख रहे होते हैं कि आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद मैं अपने मुल्क को कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ। हमारा हाल ये हुआ है कि हम अगले महीने का नहीं पता होता कि मुल्क कहाँ जा रहा है, अगले हफ्ते का नहीं पता होता कि मुल्क कहाँ जा रहा है। इतनी वो मिसमैनेजमेंट हुई हुई है। अवाम को, हाँ हाँ, दो दो तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं लोगों को। एक तो आप ये बताएं कि जनाबे वाला आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तानियों के कारोबार ज़्यादा चलें, पाकिस्तानी एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, या जो अमरीकी हैं उनके कारोबार ज़्यादा चलें। वैसे जिसका कारोबार चलता है उसको मुबारक, अल्लाह ताला बरकत दे। लेकिन अगर आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि आप पाकिस्तान को बाकियों के मुकाबले में आगे लेके जाना चाहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान वाले जो हैं इनके कारोबार ज़्यादा चलें, या पाकिस्तान से बाहर वाले जो हैं उनके कारोबार ज़्यादा चलें। आपको एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन क्यों तकलीफ दे रहा है? क्योंकि आप इंपोर्टेड चीज़ों की आपको एडिक्शन हुई हुई है कि इंपोर्टेड चीज़ें यूज़ करनी है, और अब आपके ये एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होने से वो महंगी हो जाती हैं। तो सर आप इंपोर्टेड चीज़ें छोड़ें, उनका लोकल सब्स्टिट्यूट ढूंढें। आप क्यों ये चीज़ें इंपोर्ट करते हैं? आप उनका लोकल सब्स्टिट्यूट ढूंढें। आप ऑयल की इतनी ज़्यादा जो इंपोर्ट्स करते हैं क्यों करते हैं? ना करें ऑयल इतना ज़्यादा इंपोर्ट, सब्स्टिट्यूट ढूंढें उसका, लोकल अपनी फील्ड्स में ढूंढें। लोकल फील्ड्स में नहीं है ऑयल के, हाँ, ये सुनने में हमेशा आता है, लेकिन पता नहीं उसकी रियलिटी कितनी है, असल में ये बात कितनी है। सुनने में तो आता है जी, पता नहीं भरे हुए हैं तेल के ज़खायर, तो पता नहीं हमेशा वो साजिश हो जाती है कोई, कि वो जब तेल मिलने वाला होता है तो मना, मतलब आई डोंट टोटली डिस्क्राइब। बात वही है ना कि वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और उस तरफ वो चली जाएगी। हो सकता है ऐसा हो। भाई बात ये है कि दुनिया के जो जो मुल्क हैं, हर कोई अपना अपना फ़ायदा देख रहा है। आप ही हैं जो बैठे बस ये रोना मचाए जा रहे हैं कि उसने साजिश कर दी, उसने साजिश कर दी, आप भी कर लो साजिश, आपको किसने रोका? ठीक है, वो हमेशा से। बोले। हम्म हम्म करे 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 भाई, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे, हाँ, आपने अपना सर्वाइवल देखना है, तो आपने सर्वाइवल के साथ ये भी देखना है, ये हमेशा लीडर की जिम्मेदारी होती है। हमने वो पढ़ा था ना जी कि वो कैपिटल गुड्स बनाए या कंज्यूमर गुड्स बनाए, चैप्टर 1 जब हमने पढ़ा था। कंज्यूमर गुड्स सारी बनाते रहे, अगले साल में आपकी कंज्यूमर गुड्स बनाने की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर आप एक सर्टेन अमाउंट कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट नहीं करते, अपनी मशीनरी में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करते, सादा सी मिसाल है, गांव में एक बंदा रहता है, घोड़ा है उसका, वो घोड़े को खाना ना दे, ठीक है, खुद जो है जितने भी पैसे हैं खुद वो खाता जाए, कुछ अरसे में घोड़ा मर जाएगा। वो जो उसका वो हेल्प कर रहा था उसको इनकम अर्न करने में, क्या करेगा? तो आपको ये, अगर आपके पास वो वसाइल की कमी है तो फिर आपको सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेंगी। यू हैव टू चूज बिटवीन के यहाँ पे स्पेंड करें या यहाँ पे स्पेंड करें। क्या लॉन्ग टर्म फायदा है, क्या शॉर्ट टर्म फायदा है? इतना भी ना हो कि आप कहें कि बस जी सारा खाना जो है वो सारे का सारा अपने जानवर को ही खिला दें, और क्योंकि ये हमारे लिए अर्निंग करके दे रहा है, खुद कुछ ना खाएं, आप मर जाएंगे भूख से। सारे का सारा खुद खा लेंगे जानवर। तो वो हर कंट्री जो है वो ये कर रहा होता है। और दूसरी बात ये कि देखें, औरों के एहसानों पे डिपेंड करना छोड़ दें कि सऊदी अरब एहसान कर दे, इतने पैसे आपके पास रखवा दे, फलाना मुल्क एहसान कर दे, इतने पैसे रखवा दे। आप अपनी गुड्स की क्वालिटी इंप्रूव करें, आप अपनी सर्विसेज की क्वालिटी इंप्रूव करें। क्यों ये होता था कि यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर जो है यहाँ से उठ के सारा बांग्लादेश चला गया था ना यहाँ पे, उसको क्यों भगा रहे हैं? जो है उसको तो कम से कम रख लें, मजीद बढ़ाना तो दूर की बात है, क्यों उठ के गया यहाँ से? ऐसा तो नहीं है कि एक दिन उठे और वो सारे के सारे जो हैं वो गद्दार हो गए और उन्होंने कहा जी कि ये ठीक है। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप जो क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको उसमें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, आपको R&D करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको दूसरों से झूठ बोलना छोड़ने की ज़रूरत है। इतनी छोटी-छोटी चीज़ कि आप पाकिस्तान में सप्लायर कोई, बहुत ये मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से वो कोई बात करते यकीन ही नहीं आता, सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा। आपकी आइडेंटिटी ही ये बनती जा रही है कि लोगों को आप पे एतबार ही नहीं है। एक बात इसने कही है, पता नहीं सही कही है या नहीं कही। तो फिर अब इसमें कौन सी यहूदी साजिश है? मैं सुबह उठ के अगर झूठ बोलता हूँ, तो इसमें किस यहूदी ने मुझे आके कहा कि जी झूठ बोलो, या किस अमरीकी ने मुझे आके कहा कि झूठ बोलो?
मैंने झूठ बोला ना, मैंने अपना इमेज गंदा किया है। मैं कोई बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाने में डंडी मारता हूँ, नहीं पढ़ाता सही, तो किस अमरीकी ने मुझे कहा कि गलत पढ़ाओ? ठीक है, मैं अपने जो वो फार्मर्स हैं उनके ऊपर जुल्म करता हूँ, ठीक है, उन फार्मर्स के ऊपर जुल्म करता हूँ, और वो फार्मर्स जो हैं वो या तो फार्मिंग प्रोफेशन छोड़ रहे हैं, दिल लगा के काम नहीं करते, डीमोटिवेटेड है। किसने मुझे आके फोर्स किया था कि मैं उनको मिसट्रीट करूँ? मैं अपनी सड़कों पे कचरा फेंकता हूँ, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ता हूँ, अमेरिका का गुस्सा मैं अपने मुल्क के वो शीशे तोड़ के निकालता हूँ। तो किसी अमेरिकी ने तो मुझे नहीं कहा था कि ये करो, मैंने खुद तोड़े ना। तो अपना उसमें वो देखने की ज़रूरत है कि हम जो हैं वो बहुत रूम है इम्प्रूवमेंट का हमारे अंदर। अगर आप पॉजिटिव सेंस में देखना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट का रूम बहुत ज़्यादा है, और उन सब चीज़ों को इम्प्रूव करके हम ये कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे छोटी सी चीज़ है, हम जो है जो चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स अपनी देखें ना, रॉ कॉटन एक्सपोर्ट कर देते हैं, और फिनिश्ड गुड्स जो है शर्ट्स और वो डिफरेंट आइटम्स, वही हमारी एक्सपोर्ट हुई हुई कॉटन वापस महंगी। मिसाल के तौर पे आपने 50 रुपए की कॉटन एक्सपोर्ट की है, 5,000 की शर्ट इंपोर्ट कर ली है। यार इसको करते आप वैल्यू एडेड, इसकी शर्ट बनाते आप वो। ये एक सिंपल सा रूल है, ये एक सिंपल सा ट्रेड का रूल है, जितना आप रॉ मटेरियल, जितनी अनप्रोसेस्ड फॉर्म की चीज बेचेंगे ना, उतने आपको कम पैसे मिलेंगे। मिसाल के तौर पे गन्ने की कीमत कम है, 1 किलो गन्ने की कीमत कम होगी, 1 किलो चीनी की कीमत ज्यादा होगी। सिंपल सी है ना, क्योंकि गन्ने के ऊपर वैल्यू एडिशन होगी, उसके बाद चीनी बनेगी, तो चीनी की कीमत ज्यादा होगी। तो जितनी आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बेचेंगे, उतने ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना चाहिए और उसकी फिनिश्ड गुड्स बनानी चाहिए। एक्सपोर्ट करने के लिए फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट करनी चाहिए। हमने उल्टा साइकिल चलाया हुआ है, रॉ एक्सपोर्ट करते हैं और फिनिश्ड गुड्स जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। अब उसकी भी फिर कह लें कि वजह है कि जी कैपेसिटी नहीं है, अलाना फलाना ढमाका। तो कैपेसिटी में ठीक है, कुछ बातें तो कैपेसिटी की हैं, कुछ बातें जो सीधी सीधी झूठ बोलने वाली हैं। ये तो कैपेसिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है ना, कि आप अपनी इंटरनेशनल कमिट जो भी आप वादा करते हैं, आप बाहर किसी वो बंदे से कोई आपसे चीज खरीदता है, आप उसको झूठ बोलते हैं, वो अगली दफा नहीं आएगा आपसे खरीदने। अब वो कैपेसिटी का मसला तो नहीं है ना, वो तो आपका अपना इखलाकियात का मसला है। ठीक है, तो इस किस्म की चीजें हैं, उनको इम्प्रूव करना चाहिए। बहरहाल एक्सचेंज रेट से बात जो है वो बहुत ज़्यादा इधर उधर निकल गई है। तो हमने देखा जी, एक्सचेंज रेट डिटरमिन करने का पहला तरीका जो होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। और इसमें क्या होता है कि आप सिर्फ डिमांड और सप्लाई पर रिलाई कर रहे होते हैं, कि जितनी ज़्यादा डिमांड हो जाएगी उतना ज़्यादा एक्सचेंज रेट हो जाएगा, जितनी कम डिमांड हो जाएगी उतना कम एक्सचेंज रेट हो जाएगा, जितनी ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी एक्सचेंज रेट डिक्लाइन हो जाएगा, जितनी फॉरेन करेंसी की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, एक्सचेंज रेट इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, दूसरा जो सर हमारे पास मेथड है वो ये होता है कि गवर्नमेंट कहती है या जो भी आपकी प्लानिंग अथॉरिटी है वो फिक्स कर देती है एक्सचेंज रेट, कि एक यूएसडी जो है वो इतने ऐसे आता है। मिसाल के तौर पे आपके सऊदी रियाल और SAR टू यूएसडी। हम्म हम्म वही मैं बताना चाह रहा हूँ ना आपके, सऊदी अरब ने यूएसडी के अगेंस्ट पेग किया हुआ है, इसको कहते हैं करेंसी पेग कर देना। एक सऊदी रियाल जाए। हाँ, तो ये, हाँ, इस अप्रोच का मसला क्या होता है, इस अप्रोच का मसला ये होता है कि मसला नहीं, इस अप्रोच के लिए फिर आपको जो चीज़ चाहिए होती है ना, जो रिक्वायरमेंट होती है, आपको रिजर्व्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। मैसिव रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसी आपको चाहिए होते हैं, ठीक है, ताकि अगर प्राइस गिरने लगे तो आप सब डिमांड सप्लाई कम कर दें। अगर यूएसडी की लेट से रेट गिरने लगता है तो आप सप्लाई कम कर दें, रेट वापस ऊपर हो जाएगा। इसी तरह अगर यूएसडी का रेट जो है वो गिर जाता है ज़्यादा, जितना आप चाहते हैं उससे ज़्यादा गिर रहा है, सप्लाई कम कर दें, वापस ज़्यादा हो जाएगा। तो सप्लाई के थ्रू, और वो सप्लाई आप तभी मैनेज कर सकेंगे जब आपके पास रिजर्व्स होंगे। सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज से अगर रेट फ्लक्चुएट, क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में तो होगा ना कि आप कभी किसी दिन खरीद ज़्यादा होगी, किसी दिन जो है वो बेच ज़्यादा होगी, तो जो भी बाइंग सेलिंग हो रही है
उसके अकॉर्डिंगली आप सप्लाई जो है वो मैनेज करते रहें, तो आप उसको एक सर्टेन पॉइंट पे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी ज़्यादा एक जो और तरीका है, मतलब ये दूसरा तरीका हो गया, पहला हो गया हमने सिर्फ सप्लाई डिमांड पे छोड़ दिया कि सप्लाई डिमांड इंक्रीज डिक्रीज होगी तो उससे करेंसी का एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करेगा। दूसरा ये सऊदीया वाला हो गया। तीसरा जो है सर, ये हमारे पास पाकिस्तान में कहते हैं फॉलो होता है। इसमें क्या होता है, मैं ये डायग्राम कॉपी कर लूँ एक सेकंड। सर मैनेज्ड फ्लोट में ये होता है कि आपका सप्लाई डिमांड से एक दफ़ा कहीं पे एक्सचेंज रेट आ गया, उसके बाद जनाबे वाला आपने कह दिया कि जो भी एक्सचेंज रेट है ना, मैं इस वैल्यू से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करने दूंगा, एक अपर स्लैब लगा देता हूँ और एक मैं लोअर स्लैब इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि इस वैल्यू से मैं कम नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो अब अगर मिसाल के तौर पे सप्लाई इतनी बढ़ जाती है कि एक्सचेंज रेट यहां पे आ जाता है इस वैल्यू पे, तो मेरी स्लैब से बाहर निकल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिमांड इंक्रीज करके इसको वापस ऊपर ले आऊंगा। ठीक है, मैं डिमांड इंक्रीज कर दूंगा तो ये वापस जो है ऊपर आ जाएगा एक्सचेंज रेट विद इन द स्लैब। तो करना मैंने ये है कि मैंने अपना जो भी एक्सचेंज रेट है उसको एक अपर बाउंड्री और एक लोअर बाउंड्री के दरमियान में रखना है, उससे ज्यादा नहीं फ्लक्चुएट होने देना। दिस इज कॉल्ड मैनेज्ड फ्लोट। फिक्स्ड में आपने क्या किया था, पिन पॉइंट एक जगह फिक्स कर दिया था कि यहां से जरा सा भी नहीं हिलने देना। जो फ्लोटिंग था उसमें आपने कहा था सप्लाई डिमांड से जहां जाता है जाए। मैनेज्ड फ्लोट में आपने कहा कि ठीक है सप्लाई डिमांड से मूव करे, लेकिन इस बाउंड्री के अंदर, अपर और लोअर बाउंड्री के अंदर, ना इससे ऊपर और ना इससे नीचे। पाकिस्तान में हम ये वाला कहते हैं कि फॉलो करते हैं। फिक्स्ड के फायदे ये हैं कि आपको एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो कम रखने पड़ते हैं। मैनेज फ्लोट जो है वो और आपके थोड़े से ज़्यादा चाहिए होते हैं आपको फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व, और इसमें फिक्स्ड में आपको सबसे ज़्यादा चाहिए होते हैं। ठीक है, जो आपके आईएमएफ और ये जब पाकिस्तान को कर्जा देते हैं तो वो उसकी शर्त में, हाँ अब वो आगे जी एक और यहूदी साजिश कि ये जो आईएमएफ वाले जो हैं उनके कहने पे डॉलर महंगा किया और गुलाम हो गए और बेच दिए। आईएमएफ सीधी सी आपको एक बात कहता है कि यार आपने जो चीज़ों की, मिसाल के तौर पे आपकी अब हो क्या रहा है कि करेंसी एक जगह वो है डॉलर लेट से 200 का है। ठीक है, अगर आप डॉलर महंगा होने दें, इंपोर्ट आपकी ज्यादा हुई है ना, डॉलर महंगा हो जाएगा। डॉलर महंगा होगा तो ऑटोमेटिकली आपको इंपोर्ट्स का पेन फील होगा, आप इंपोर्ट्स कम करेंगे, और ऑटोमेटिकली आपके एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव मिलेगा, वो एक्सपोर्ट्स ज्यादा करेंगे, तो आपकी सप्लाई और डिमांड खुद ही से एडजस्ट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आपको कहीं पे सर में दर्द हो रहा हो, ठीक है, आपकी कहीं चोट लगी है, और मैं आपको कहूं कि ये दवाई ले लें, इससे आप नम हो जाएंगे। मैं चोट का इलाज नहीं कर रहा, वो आपकी चोट जो है वैसे ही लगी हुई है, खून बह रहा है, जो भी मसला हो रहा है। तो हम ये कर रहे होते हैं, जो हम करेंसी का एक्सचेंज रेट कहीं रोक देते हैं ना, बात ये है कि उसका नॉर्मल, ये जो हमारी बॉडी में जिस तरह पेन होता है ना, एक नॉर्मल मैकेनिज्म है कि अल्लाह ताला ने रखा हुआ है कि जैसे ही कहीं चोट लगेगी हम कहेंगे कि यार दर्द हुआ है, कुछ गलत हो रहा है, इसको सही करो। ठीक है, अगर पेन ही ना हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कोई गलत किया है, हमने कुछ गलत हुआ है, कि कोई बॉडी के साथ कुछ गलत हुआ है। इसी तरह ये जो एक्सचेंज रेट वाली चीज है, इसमें होता ये है कि आपकी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो आपकी फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, फॉरेन करेंसी महंगी हो जाएगी। ऑटोमेटिकली आपको पेन फील होगा कि यार मुझे इस चीज के लिए ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो मैं ये एक्टिविटी कर्टेल करूं। और जो दूसरे लोग हैं उनको ऑटोमेटिकली इंसेंटिव मिलेगा कि हाँ डॉलर महंगा हुआ है तो ठीक है, ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो एक्सचेंज रेट खुद ही से नीचे आ जाएगा। खुद ही थोड़े अरसे में एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी और एक्सचेंज रेट नीचे आ जाएगा वापस। लेकिन अगर आप ये करें ही ना, आप लोगों को कहें कि डॉलर महंगा हो गया है तो पेट्रोल महंगा हुआ है, तो कोई बात नहीं, वजीर आजम ने समरी मुस्तरद कर दी, बड़ा वो खबर आती है जी कि वो पेट्रोल की कीमतें। होता ये है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस होती है ना, पाकिस्तान में रेगुलेटेड मार्केट है। एक ये इदारा है ओगरा, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। ओगरा का काम ये है कि ये सारी जो कंपनीज हैं, रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उनके साथ बैठ के मिलके वो देखते हैं कि ये हमारा मैकेनिज्म है, ये हमारे एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं, इतने का हम ऑयल परचेज कर रहे हैं, इतनी उसके ऊपर प्रोसेसिंग कॉस्ट आ रही है, तो ये ऑयल अब इतने का सेल होना चाहिए। ठीक है, अब अगर एक्सचेंज रेट, क्योंकि हमारी ऑयल की परचेज ही डॉलर में है,
तो जब एक्सचेंज रेट ऊपर जाएगा तो वो आपको ऑयल महंगा मिल गया, ऑयल महंगा मिला है तो अब आपने क्योंकि वो पीकेआर में बेचना है इवेंचुअली फाइनल मार्केट में, उसकी प्राइस बढ़नी चाहिए। वो वजीर आजम को शौक होता है जी समरी मुस्तरद कर दी, वो समरी तो आपने मुस्तरद कर दी, लोग जो हैं उनको पता ही नहीं चला कि वो इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो ऑयल महंगा हुआ है। टमाटर है हम घर में खरीदते हैं, जब टमाटर महंगे हम खरीदना कम कर देते हैं, ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं ना अपने आप को उस चीज से कि चलो एक चीज महंगी हो गई है कुछ अर्से तक ये ना इस्तेमाल करो। मैं कहूँ नहीं टमाटर उतने कहीं हैं, वो महंगे होते जाएंगे एकदम, फिर मैं आगे वो प्राइस बर्डन शिफ्ट करूंगा जब वो बहुत ज्यादा मेरे पास जमा हो जाएगा, वो फिर एकदम 15 रुपए 20 रुपए 30 रुपए इस तरह महंगा होता है। अगर आप उसकी शुरू से ही आप कह दें कि इस चीज में मैंने इंटरवीन नहीं करना, जो भी एग्रीमेंट्स और जो प्राइसेस जो मैकेनिज्म सेट हुए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली जो भी प्राइस बनती है मैं वो प्राइस जो है वो चार्ज करूंगा मार्केट में, तो खुद ही लोग जो है अपना वो बाइंग सेलिंग उस हिसाब से एडजस्ट करते रहेंगे। चीज महंगी हो जाएगी कम खरीदेंगे, चीज सस्ती हो जाएगी ज्यादा खरीद लेंगे। ठीक है, मैं लोगों को कह दूं कि नहीं चीज कोई महंगी नहीं हुई खरीदे जाओ। ठीक है, तो ये वाले मसले जो हैं इंटरवेंशन इकोनॉमी में जो है वो बहुत सोच समझ के करनी चाहिए कि मैं इंटरवेंशन से मसला हल कर रहा हूं या पहले से भी एक बड़ा मसला। वो मिसाल के तौर पे आता है जी कि मेरी जहां तक अंडरस्टैंडिंग है ना, ऑयल कंपनीज जो हैं इन सब के साथ एग्रीमेंट हुए हुए हैं कि इतने इतने की चीज जानी है। अगर कोई चीज जो है वो आपकी मिसाल के तौर पे, अल्लाह आपको खुश रखे, इनका प्राइसिंग मैकेनिज्म मुझे ओएमसी का मैंने कभी नहीं देखा, रिफाइनरी के केस में मैंने देखा था उनके वो परचेजिंग एग्रीमेंट्स होते हैं कि इतने का वो परचेज करेंगे, इतनी वो प्रोसेसिंग कॉस्ट इस हिसाब से डलेगी और फलाना ढमाका। तो वो होता ये है कि उस वक्त तो वो समरी मुस्तरद हो गई, लेकिन उसको सब्सिडाइज करने के लिए उस चीज को जितना गवर्नमेंट को पैसा, ये सब्सिडी क्या होती है, ये सब्सिडी होती है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं ना, अभी तो आपको नजर आ गया जी कीमतें नहीं बढ़ाई नहीं बढ़ाई, वो सब्सिडी के पैसे कहां से आएंगे, वो यही लोग देंगे जो टैक्स दे रहे थे। गवर्नमेंट के पास कोई अपना सोने का कुआं थोड़ी है कि जहां से सोना निकाल निकाल के वो सब्सिडियां दे रही हैं, वो सब्सिडी कहां से देते हैं, वो सब्सिडी उसी पैसे से देते हैं जो बाकी लोगों ने टैक्स दिया होता है। हाँ, तो अब अच्छा अगेन उसमें एज अ सोसाइटी अगर आप इस चीज से खुश हैं कि मैं अमीर हूं ठीक है मुझसे ज्यादा टैक्स ले लो और मेरे ये जो बाकी भाई हैं इनको दिए जाओ सब्सिडियां, तो ठीक है रहें खुश इस चीज पे। लेकिन ये याद रखें कभी भी उसका ये मत समझिएगा कि सब्सिडी हो रही है तो इमरान खान ने अपनी जेब से निकाल के पैसे दिए हैं या शहबाज शरीफ ने अपनी जेब से पैसे निकाल के दे दिए हैं या कोई और कह रहा है, तो वो आपके टैक्स के पैसों में से ही सब्सिडी देते हैं। जिन लोगों ने टैक्स दिया हुआ होता है, टैक्स तो वैसे इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी देते हैं, डायरेक्ट टैक्स थोड़े देते हैं, लेकिन ये टैक्स के पैसे में से ही सब्सिडी। और जब टैक्स का पैसा खत्म हो जाता है सब्सिडी देने के लिए, फिर कर्जा लेते हैं। और आईएमएफ जो सब्सिडियां खत्म करवाता है, एक और यहूदी साजिश कि आईएमएफ आया जी, आईएमएफ के कहने पे ये चीज महंगी कर दी है वो चीज महंगी कर दी है। वो आईएमएफ क्या कहता है कि आपके पास पैसे हैं नहीं, उठा के आप सब्सिडियां दिए जा रहे हैं, खत्म करें ये सब्सिडी। मतलब या तो आपके पास हो ना कि लगी हुई हो लाइनें, आपके पास भरे हुए हो सोने चांदी के ढेर लगे हुए हो, तो ठीक है तो उनके दें सब्सिडी जितनी दिल चाहता है दें। पैसे आपके पास हैं कोई नहीं, हमसे आप कर्जा मांगने आ रहे हैं, और कर्जे का आप करेंगे क्या? मतलब कर्जा मैं आपको दे रहा हूं तो मुझे बताए ना कि आप ये कर्जा वापस कैसे करेंगे। आपका, हाँ जी, आपका कर्जे का प्लान ये है कि इस कर्जे से जो चीजें महंगी होनी चाहिए थी ऑटोमेटिकली लोगों के लिए, मैं उनको कहूंगा नहीं नहीं कोई नहीं महंगी हुई, ये लो और सस्ती। तो वो आईएमएफ क्यों मतलब क्यों पैसे देगा? ऐसे तो कोई सगा भाई दूसरे को पैसे नहीं देता कि यार मिसाल के तौर पे आपका भाई है वो जाके रोज ना वीडियो गेम खेलाता है, आप उसको पैसे देते हैं, ठीक है, वो जाके ये कोई वो महंगे से होटल में ना खाना खा आता है, आप उसको कहते हैं कि ठीक है यार मैं तुम्हें पैसे देता हूँ लेकिन तुम कोई कामकाज कोई धंधा कोई, ठीक है खाना खाओ, इतना लेविश खाने की क्या जरूरत है, नॉर्मल जो एक खाना है वो खाओ। वो कहे नहीं ये जो मेरा भाई है वो अमरीकियों के साथ मिला हुआ है तो ये यहूदी साजिश कर रहा है तो ये तो जुल्म कर रहा है हम पे और महंगाई का पहाड़ तोड़ दिया है। यार वो हरकतें देखे अपनी, कर क्या रहा है वो नहीं देखनी, वो ठीक नहीं करनी, और हर किसी को ब्लेम कर देना है। बहरहाल ये हमारा था इसका हम्म हम्म फिनिश्ड गुड्स। हम्म 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 हम्म
इसमें ना सर हम आगे दो चीज़ें देखेंगे। एक तो इंटरनेशनल थ्योरी की इंटरनेशनल ट्रेड में दो थ्योरीज होती हैं। एक होती है एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज। उसमें अगर मैं आपको एक क्रक्स दूं तो उसमें ये कहा जाता है कि आप जिस काम में एक्सपर्ट है ना, जो आपको नेचुरल एक एडवांटेज है, तो उस काम में आप अपनी एक्सपर्टीज डेवलप कर लें और बाकी चीज़ें जो हैं वो आप ट्रेडिंग कर लें। अगर सारे काम आप खुद करना शुरू कर देंगे, मिसाल के तौर पे आप कहें कि पेट्रोल भी अपना मैंने खुद निकालना है, मैंने जहाज़ भी अपने खुद बनाने हैं, मैंने अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी सारे खुद बनाने हैं, तो हर काम आप स्पेशलाइज उसमें कर नहीं सकते। ठीक है, तो आप जो काम अच्छे कर सकते हैं आप उसमें स्पेशलाइज करें और फिर जो है बाकी चीज़ें जो है वो आप ट्रेडिंग कर लें। एक बात। दूसरी बात सर ये है कि हमने ये देखा था कि बिजनेस में हमने ये बात पढ़ी थी कि जो हमारी लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनकी इनकम जो है वो ज़्यादा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होती है। अच्छा, एग्रीकल्चर में ये है कि अगर आप सिर्फ एग्रीकल्चरल गुड्स, आपने टमाटर उगाया और ऐसे ही टमाटर बाहर बेच दिया तो आपको कम पैसे मिलेंगे। आपने उस टमाटर की केचप बना के बाहर बेच दी, अब आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि जो एग्रीकल्चरल आउटपुट होता है ये आपका बहुत ज़्यादा वो होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब जैसे क्लाइमेट चेंजेस वगैरह आ रही हैं तो ये वेदर डिपेंडेंट है। मौसम अच्छा होगा, वक्त पे बारिशें होंगी, वक्त पे आपको पानी मिलेगा, सारी चीज़ें। हम हिस्टोरिकली एग्रीकल्चरल कंट्री थे और सारे ये जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वो हिस्टोरिकली उनका यही होता है कि वो लो वैल्यू आउटपुट जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं एग्रीकल्चरल। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने पढ़ा था जी कि इकोनॉमीज जैसे डेवलप होने जाती हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाती हैं। तो यार आपके पास तो वैसे अगर पाकिस्तान के केस में बात करें तो खाली ज़मीन भी काफ़ी पड़ी है, बलूचिस्तान खाली पड़ा है, लगाएं इंडस्ट्री, किसने रोका है? और लगाएं इंडस्ट्री। इसमें होता ये है कि आपके पास अगर 1 हेक्टर ऑफ लैंड है, 1 एकड़ ज़मीन है आपके पास, उस ज़मीन पे अगर आप एग्रीकल्चरल आउटपुट बनाएंगे, आपको एक वैल्यू मिलेगी। उसी 1 एकड़ ज़मीन पे आप अगर फैक्ट्री लगा देंगे, उसका जो आउटपुट बन रहा है, वो एग्रीकल्चरल आउटपुट से ज़्यादा वैल्यू देगा आपको। और उसी 1 एकड़ ज़मीन पे अगर आप इंडस्ट्री की बजाय कोई सर्विसेज की इंस्टीट्यूट बना लेते हैं, कोई बैंक बना लेते हैं, कोई हॉस्पिटल बना लेते हैं, वो आपको ज़्यादा वैल्यू का आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है। इसी वजह से जो हमारी ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमीज़ होती हैं, उनका टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक लार्जर चंक जो है, वो सर्विसेज का होता है। अब मिसाल के तौर पे मैं एक कमरे में बैठा ये सारी ट्यूशन्स अपनी ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ। इस एक कमरे में अगर मैं गंदम उगानी शुरू करूँ, कितना कमा लूँगा? 6 महीने बैठा रहूँगा, गंदम उगेगी और फिर एक कमरे में कितनी गंदम लग जाएगी इस जगह में। ठीक है? तो कंपेयर दैट टू जो सर्विसेज़ उतने ही एरिया में आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं या आप कोई वो मशीन्स यूज़ करके यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चर्ड आउटपुट जो है वो क्रिएट करना शुरू कर दें, तो ये बात होती है एक। लेकिन उसकी और भी चीज़ें हैं, उसमें और भी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे ट्रेड का एक ये मसला होता है कि अल्लाह आपको खुश रखे, ट्रेड में मसला ये होता है कि आप डिपेंडेंसी कुछ क्रिएट करती है आपकी। कहने को तो बड़ी आसान बात है ये कि आप इस चीज़ में स्पेशलाइज़ कर लें, वो उस चीज़ में स्पेशलाइज़ कर लें, वो आपको ये बेच दे, आप उसको। अब जैसे यूरोप है, इनको आजकल वो रशिया के लाले पड़े हुए हैं कि रशिया जो है वो इनकी गैस सारी वहाँ से आती है। गुड चंक जो है वो रशिया से आता है। रशिया बंद कर देगा, इनकी गैस बंद हो जाएगी। अभी ये सर्दियाँ आगे आ रही हैं, ठंड पड़नी है ठीक-ठाक, तो वो हीटिंग जो है वो लार्जली गैस के थ्रू वो मैनेज कर रहे होते हैं एनर्जी। तो वो आपकी डिपेंडेंसी जो है उसका एक वो पॉलिटिकल कॉस्ट भी है। तो उसके लिए आप रेडी हैं या नहीं हैं? ठीक है? समझ आ गई बात? कोई और सवाल?